नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने इससे पहले आपको बताया था, इस चैप्टर में ही इससे पहले वाले में टॉपिक में मैंने बताया था आपको, गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले हमने 2-3 टॉपिक को डिफाइन किया था, जैसे एरिया वेक्टर, घन कोण, फिर घन कोण से रिलेटेड डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को मैं बताया था फिगर सहित। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग लेंगे वैद्युत फ्लक्स लेंगे, ठीक है जी दोस्तों। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स जो है वास्तव में हम किसको बोलते हैं दोस्तों? वैद्युत बल रेखाओं को बोलते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स जो बोलते हैं हम किसको बोलते हैं? बल रेखाओं को बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? यानी किसी भी आवेश से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 1000, 1500, कितनी बल रेखा बाहर निकली, वही कहलाती है वैद्युत फ्लक्स, यानी बल रेखाओं की संख्या। तो चलिए दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर डेफिनीशन हम लिखेंगे। चलिए, हमने माना कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इसी टाइप की आकृति का हो, कोई भी आकृति आप ले लें, गोल ले लें या कोई भी चीज़ ले लें। हमने माना कि ये जो है, इससे इस तरीके से जो बल रेखाएं जो हैं ऐसे प्रवेश कर रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। तो ये बल रेखा जो है इस तरीके से, ये बल रेखाएं जा रही हैं और यहाँ से आप दिखा दें कि ये बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही है। हमने माना कि यह क्या है? एक पृष्ठ है, पृष्ठ है, एक सरफेस है, और ये क्या है दोस्तों? बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो लिख सकते हैं ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। ये सारी की सारी क्या है? वैद्युत बल रेखा हैं। अब देखिए, हमने माना कि यह एक सरफेस है, पृष्ठ है, पृष्ठ को हम दिखा देते हैं इधर। ये क्या है? पृष्ठ है, एक सरफेस है। इस सरफेस से बल रेखाएं निकल रही हैं, इसमें प्रवेश की, और प्रवेश करते हुए ये क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। चूँकि यह एक क्या है? यह एक पृष्ठ है, इसलिए ये बल रेखाएं वास्तव में इस तरीके से तो जाती है, लेकिन ये दिखती नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये दिखती हुई प्रतीत नहीं होती, यानी अंदर से भेदते हुए ये निकलती है हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम लोग इसको डैश न करके अब इसको समाप्त कर देते हैं। यानी ये अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करके बल रेखाएं कहाँ निकल गई है दोस्तों? बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको, कि एरिया वेक्टर मानते हैं, क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ले लिया एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसका एरिया क्या है दोस्तों? डी ए है। जिसका एरिया क्या है? डी ए है। मैं इस बीच वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ ताकि फिगर गंदा ना दिखे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग सीधे, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि बल रेखाएं आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे निकल रही हैं। तो आप दिखा दें कि ये जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि डायरेक्शन ये हो गया, वेक्टर ई हो गया। तो यहाँ से हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये किसको डिनोट करेगा? वेक्टर डी ए को। हमने बताया था कि यहाँ से हम क्या खींचते हैं? नॉर्मल खींचते हैं बाहर की तरफ। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है वो कितना बना है दोस्तों? थीटा बना है। वो एंगल कितना बना है? थीटा बना है। यानी वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल कितना बना है? थीटा एंगल पर बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से हमने कहा कि एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, इस पर बल रेखाएं इस पर बल रेखा जो है इस पृष्ठ पे टकराती है और फिर अंदर से होते हुए बाहर निकलती है। तो अंदर वाले हिस्से को हम नहीं दिखाते हैं, चूँकि मैंने इससे पहले बताया था कि हमने एक छोटा सा अवयव लेते हैं जिसका एरिया क्या होगा? डी ए। अब इस पर नॉर्मल खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर सदिश मिलेगा। सदिश
वेक्टर एरिया वेक्टर मिलेगा, क्षेत्रफल सदिश मिलेगा वेक्टर dA, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक लाइन वाली लाइन ड्रॉ की, यानी वैद्युत क्षेत्र खींचा। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो हमने दिखाया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और एरिया वेक्टर के हिसाब से वेक्टर dA ये है। दोनों के बीच का एंगल हमने क्या मान लिया दोस्तों? थीटा मान लिया। तो अब देखिए, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें कि वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो हम लिखते हैं किसी, चलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, किसी लंबवत तल से गुजरने वाले किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई, देखिएगा, फाई से डिनोट करते हैं और फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो बल रेखाएं निकलती हैं उसको वास्तव में फाई से डिनोट करते हैं, और ई मतलब इलेक्ट्रिक लाइन यानी बल रेखाएं। तो ये जो बल रेखाएं जो निकलती हैं, यानी एक छोटे से अवयव से हमने दिखाया है, यानी इस फ्लक्स से कितनी बल रेखा गुजर रही है उसी की कैलकुलेशन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है बल रेखाओं की संख्या। तो वैद्युत फ्लक्स, अगर आपसे पूछे कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी लंबवत तल से गुजरने वाले, दिखाई दे रहा हो आगे आपको, किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे, ये तो हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसके लिए फॉर्मूले को देख लेते हैं कि आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। लिखेंगे अवयव। ये बताइए, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसी को बोलते हैं अवयव, या लिख सकते हैं ब्रैकेट में टुकड़ा। डीए से गुजरने वाला ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। ये बताइए, ये छोटा सा टुकड़ा है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई इक्वल्स टू होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है दोस्तों, देखिए, चूंकि ये टुकड़ा क्या है, छोटा है, इसलिए इसमें डी लगा है, इसलिए फ्लक्स भी निकलेगा तो वो भी क्या होगा? कम होगा, यानी संख्या कम होगी, इसलिए डिफरेंशियल, यानी डी होगा यहाँ तो डी भी यहाँ होगा। और इन दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। अब तो हमने छोटे से टुकड़े के लिए निकाला, अगर हमें इस छोटे टुकड़े को हम ऐसे छोटे छोटे तमाम टुकड़ों में बांट दें, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको बांट दें और सारे के सारे टुकड़ों में से लेके जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो हमें निकलेगा वो संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। ये वेक्टर डी था, तो लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स देखें
तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए डिफरेंशियल का मतलब होता है घटना और बढ़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। यानी किसी भी सरफेस को पूरे सरफेस के कारण निकालना हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समाकलन का यूज करते हैं, जो कि आप क्लास 12th में ही कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो हमने समाकलन का यूज किया डी फाई, तो दोनों तरफ समाकलन यूज होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ बोला है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ऐसे सर्किल बना देते हैं। सर्किल का मतलब ये हुआ कि ये गोल बता रहा है कि पूरे सरफेस के कारण हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया? वेक्टर ई, ओवरऑल वेक्टर डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल कहता है, आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, लेकिन कटाएंगे नहीं। देखिए इससे ये डी से ये कटेगा, लेकिन वास्तव में बचेगा क्या? फाई ई। देखिए ऐसा नहीं है कि हम उठा के ऐसे काट देना, छोड़ देंगे बस। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? ओवरऑल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस तरीके से हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकल गया, ओवरऑल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो हम लोग अगर डेफिनेशन देना चाहें वैद्युत फ्लक्स की, एक परिभाषा तो हो ही गई है कि किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी डेफिनेशन देनी चाहें तो हम लिखेंगे कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल का, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल। यानी वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल का संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन किसके बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरी भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को तैयार करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे। सेकंड परिभाषा लिखेंगे, अतः वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल का संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल का संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन किसके बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन तैयार होगी। दो डेफिनेशन तैयार हुई, किसी लंबवत तल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल का संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने वैद्युत फ्लक्स के पूरी चीज़ को जाना, डेफिनेशन जाना, परिभाषा जाना। दो हमें परिभाषा प्राप्त हुई, फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ओवरऑल टोटल हम लोग निकाले थे। अब हम लोग निकालेंगे इसकी बीमा और मात्रक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी बीमा और मात्रक के बारे में। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या, बीमा, सॉरी मात्रक ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। आप डी भी ले सकते हैं, डी फाई इक्वल्स टू क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। बस हमको डेफिनेशन चाहिए, हमको बस मात्रक चाहिए, तो डी यू से कोई मतलब नहीं है। इसलिए फाई की ये बताइए, ई इक्वल्स टू क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम, एन बाई सी इनटू ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो फाई ई के मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो एक तो हो गई ई की मात्रक, ये हो गई फर्स्ट, पहला जो मात्रक हो गया वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। सी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कूलाम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये कूलाम वाला तो हो गया कि
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या आ गया है, कूलाम आ गया है। अब हम देखेंगे सेकंड। अगर हम सेकंड की बात करें तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ई इक्वल्स टू होता है, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ से इसकी एक और मात्रक हो गया वोल्ट इंटू मीटर। तो दो मात्रक आपको मिल गए हैं, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है और दूसरा क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बीमा। मात्रक तो हो गया, अब हम निकालेंगे बीमा। डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, चूँकि आपको पता है डी फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये बताइए, इधर मैं साइड में ले रहा हूँ, ई इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, एफ बाई क्या होता है, क्यू ज़ीरो होता है, और एफ बाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, आई टी। इसलिए अगर ई की हम लोग बीमा लिखना चाहें तो ये क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और आई की बीमा ए होगा और टाइमिंग की बीमा टी। तो अगर इस तरीके से हम लोग लिखना चाहें तो एम एल टी के पावर क्या होगा, -3 और ए इनवर्स। तो ये इसकी बीमा हो गई। तो क्या हो गया, एम एल टी -3 और ए इनवर्स, और डी ए एरिया है इसलिए एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एम एल 3 टी -3 ए इनवर्स। तो डी फाई ई यानी इसकी बीमा हो गई एम एल के पावर 3 टी -3 ए इनवर्स। अगर यहाँ से हम लोग मात्रक निकालना चाहें तो यहाँ से एक और यूनिट निकलती है, एम क्या है, मास है किलोग्राम, मीटर के पावर 3, सेकंड के पावर -3 और ई एम्पियर। ए मतलब क्या होगा दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर के पावर -1। यानी आप ओवरऑल कहें तो किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब × एम्पियर। कभी कभी ये भी यूनिट पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड के पावर -3। दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकंड के पावर 3 ए इनवर्स, यानी एम्पियर के पावर क्या हो गया, -3। एम्पियर के पावर 1 है तो ये एम्पियर कहाँ जाएगा, नीचे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया दो चीज़ें का, आपको इसमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरा मैंने डिटेल बताया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वास्तव में वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसकी दो डिफिनेशन तैयार किया कि किसी लंबवत से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर मैंने कहा कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का अदिश गुणनफल का संपूर्ण पृष्ठ पर समाकलन क्या कहलाता है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर हमने उसके मात्रक निकाले, 3 मात्रक आपको मिले हैं, लास्ट में मात्रक एक मिला है, जबकि बीमा भी हम लोगों ने निकाला है। तो दोस्तों यहाँ तक फ्लक्स था, वैद्युत फ्लक्स। आपके क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक तथा बीमा लिखिए। 1 या 2 नंबर में पूछता है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 ही नंबर में पूछ लेता है। तो फिर भी अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा 1-2 सवाल देख लेते हैं इस पे रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश, क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई इक्वल्स टू 2i + 4j + 7k, 2i + 4j + 7k, ठीक है, 7k में
पृष्ठ में पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 10 यूनिट वेक्टर जे रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2i + 4j + 7k में पृष्ठ वेक्टर A = 10j रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, फिर जो जो टर्म दिया हो उसको आराम से लिखें। लिखने के बाद आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। वेक्टर E = कितना दिया है, 2i + 4j प्लस क्या है दोस्तों, 7k है, तथा वेक्टर A = क्या है, 10j है। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर E = 2i + 4j + 7k है और वेक्टर A = क्या है, 10j है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्लक्स कैसे निकालेंगे। चूँकि चलिए मैं नीचे बता दे रहा हूँ, डी फाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी फाई = क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी है। ठीक है, अगर हम बाय द वे डी को हटा दें तो यहाँ से भी डी हटेगा, जाहिर सी बात है हटेगा। तो देखिए फॉर्मूला अब क्या बन गया, आप कर सकते हैं। चूँकि फाई E = वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। E का मान क्या है, 2i + 4j प्लस क्या है दोस्तों, 7k, और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, 7k है कि j है, उनको तो दिख रहा है कि हाँ, चलिए × 10j। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो i का मल्टीपल i में, j का मल्टीपल j में और k का मल्टीपल k में होता है। तो ये होता है i का तो है गुणांक 2, लेकिन इधर i नहीं है, इसका मतलब 0। यहाँ j का गुणांक 4 है, यहाँ j का गुणांक क्या है, 10, तो 40, लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ k का गुणांक है ही नहीं, तो 0, इसका मतलब ये 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बताइए 40 हो गया। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर यूनिट के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए आप लिखेंगे 40 मात्रक। ठीक है, अगर यहाँ यूनिट दिया होता तो फिर आप फाई की यूनिट लिख देते, या अगर यूनिट नहीं दिया है तो आप फाई मात्रक लिख के भी छोड़ सकते हैं। चलिए ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया गया है आपके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन बोला है दूसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, चलिए दिखेगा आप, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर E बराबर 3 × 10 के ऊपर 3 i, यूनिट वेक्टर I न्यूटन प्रति कूलाम में YZ तल में स्थित YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के
10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं इससे लेवल में। जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाएंगे या मेडिकल लेवल पे तो काफ़ी बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। ये तो मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड लेवल में तो जनरली क्वेश्चन ही पूछ लेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर E = 3 × 10⁻³ आई का मतलब कहाँ होगा दोस्तों? एक्स एक्सिस। YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आप एक बात ध्यान दीजिए। ये बताइए, अगर कल्पना करें आप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इसको x माने, इसको y माने और इसको क्या माने? z माने। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इसको आप z मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, y मानिए और क्या मानिए? z। मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, हाँ अब दिखाई देगा आपको। x मान लिया हमने, y मान लिया, अब क्या मान लिया? z। अब बताइए दोस्तों क्या बन रहा है? YZ तल में स्थित 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का मतलब सारी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए मैं बना दे रहा हूँ। एक तल है ये, तो इस तरीके से आप तल को बना दें। आप इसका नाम दे दें आप OAB। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये Z, ये क्या हो गया? C। तो आपने OABC यानी प्रत्येक साइड आपस में क्या है दोस्तों? इक्वल है। और इस साइड की दोस्तों ये जो है XYZ हो गया। हमने ये ABC यहाँ पर वर्ग खींचा। प्रत्येक साइड जो होगा इक्वल होगा। वो कितने के होगा? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर। ये भी एंगल कितना होगा भुजा? 10 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वर्ग है। OABC एक वर्ग है तो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं इक्वल होती। अब देखिए क्या है कि वेक्टर E = 3 × 10⁻3I। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये होगा। तो वेक्टर E = क्या हो गया दोस्तों? 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अगर आप वेक्टर के टर्म में दिखाना चाहें तो ये, यानी ये कहाँ दिखाया जा रहा है? आई का मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए कह रहा है कि YZ तल में क्या बनाया जा रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाया गया? स्क्वायर। तो ये YZ तल में है, तो YZ के परपेंडिकुलर कौन होता है? X होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो परपेंडिकुलर तल पे खींचते हैं। तो अगर इस तल पे अगर हम OABC पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वहाँ पर हमें मिलेगा कि इसका परपेंडिकुलर YZ के लंबवत कौन है? X है। इसका मतलब किसी साइड में क्या जाएगा? ये वेक्टर A मिलेगा हमको। ये क्या मिलेगा दोस्तों? वेक्टर A। ये तो 10 सेंटीमीटर था ना, भुजा जो थी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। चलिए तो वेक्टर A मिला। और वेक्टर A कितना है? 10 सेंटीमीटर भुजा। चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कहेंगे 10 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये कट गया तो क्या हो गया? 10⁻⁻1 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो इस तरीके से 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि YZ के तल में जो प्लेन बना है ये OABC, यह एक तल बना है। इस तल के परपेंडिकुलर में क्या होगा? लंबवत क्या होगा? वेक्टर A। क्योंकि इस पर नॉर्मल खींचते हैं तो नॉर्मल कौन होगा? YZ का नॉर्मल कौन है? X, यानी इसी के पैरेलल वेक्टर A जाएगा। और वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 10 × 10 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में मतलब 10⁻² का स्क्वायर। 2 पावर से 1 पावर कटेगा तो 1 पावर बचेगा, और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो मिल गया हमें। ये वेक्टर E और वेक्टर D एक क्या हो गया? पैरेलल।
अब हमको निकालना है फाई ई, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 के ऊपर 3, और एरिया कितना है 10 के ऊपर -2। तो इस तरीके से ये कट के क्या होगा 3 × 10, तो ये क्या होगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये फ्लक्स वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ। ये काफ़ी बेहतरीन सवाल होते हैं, ठीक है। इस लेवल में आपको नॉर्मल पे बड़े ध्यान रखना है कि जो फाई कोस ई और ए के बीच का जो एंगल लेना है वो कहाँ लेना है, ई और नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर पे क्षेत्रफल पर जो लंब खींचेंगे उसके बीच का एंगल लेना है, और जो लंब होगा वही एरिया वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इससे भी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।